जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और एक शेर है कि मेरी ज़िंदगी यही है, सभी को फैज़ पहुँचे, मैं चिराग रह गुज़र हूँ, बड़े शौक़ से जला लो। आदाब नाजरीन, मैं हूँ मोनिस अनवर। कभी कभी जब हम कोई भी छोटी सी पहल शुरू करते हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि कल वो काम या मुहिम कितनी बड़ी साबित हो सकती है या आवाम के कितने काम आ सकती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी आंखों के सामने ऐसी हज़ारों चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं जो बज़ाहिर तो लगती हैं कि किसी काम की नहीं है, लेकिन वो होती बहुत कीमती हैं। मिसाल के तौर पर अखबार तो हम सभी के घरों पर आता ही है, लेकिन हर शख्स 1, 2 या 3 अखबार तक ही मंगवाता है या पढ़ पाता है। लेकिन न्यूज़पेपर में छपी हर खबर की अपनी अहमियत होती है, लेकिन उन खबरों से मुआशरे पर क्या असर पड़ेगा या वो कितनी अहम है, इसकी पहचान कर पाना मुश्किल होता है। एक ऐसे ही कोशिश जो मील का पत्थर साबित हुई, जिसकी शुरुआत तो दिल्ली से हुई, लेकिन बहुत जल्द ये मुहिम आलमी सतह तक पहुंच गई। मन में खिदमत खल्क का जज्बा और जुनून की हदें पार करते हुए शफीकुल हसन साहब ने लगातार 8 साल तक इस काम को अंजाम दिया और अभी भी जारी है। साल 2017 अचानक एक खबर आई कि हरियाणा की एक ट्रेन में एक नाबालिग लड़के को भीड़ ने मार दिया है। उस बच्चे का नाम जुनैद था। उसकी दाढ़ी और टोपी की वजह से उसको निशाना बनाया गया। इस हादसे ने शफीक साहब के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, क्योंकि फेक न्यूज़ और बढ़ती तादाद में नफरत के माहौल में ये ज़रूरी था कि लोगों को तक सही खबर पहुंचाई जाए। बस उसी न्यूज़ की शेयरिंग के साथ शुरू हुई ये मुहिम इतनी बड़ी बन गई कि शफीक साहब बन गए न्यूज़मैन ऑफ इंडिया। शफीक साहब हर रोज़ अहम अखबारों की खबरों को स्कैन करके ठीक सुबह 8 बजे व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनकी न्यूज़ कटिंग से कई नेताओं और जर्नलिस्ट के दिन के मुद्दे सेट होते हैं। तो आज मुंसिफ टीवी पर खास चर्चा जनाब शफीकुल हसन साहब के साथ, देखिए रिपोर्ट। आदाब नाज़रीन, मेरा नाम है मोनिस अनवर। मेरे साथ आज मौजूद हैं शफीकुल हसन साहब, जो CEO हैं स्काईलाइन पब्लिकेशन, स्काई एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के। लेकिन शफीक साहब की शख्सियत को सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं किया जा सकता। आप एक सहाफ़ी हैं और एक ऐसे शख्स हैं जिनके एक काम की वजह से और उनके पैशन की वजह से कई जर्नलिस्ट और नेताओं के हर रोज़ के एजेंडे सेट होते हैं। आप सहाफ़ी होते हुए भी मकबूल रहे, लेकिन उनके एक काम ने उनकी दुनिया बदल दी। जानते हैं उनके पैशन और उनके काम करने के तरीके के बारे में। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। मैं यकीन करता हूं कि ये जो मैंने छोटा सा इंट्रो दिया, शायद वो आपकी शख्सियत को पूरी तरह से नहीं बता पाया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपके एक पैशन की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें बदल गई, आपकी ज़िंदगी बदल गई और आपकी एक अलग पहचान बन गई है। वो असल में क्या आइडिया था और कैसे इसकी शुरुआत हुई? वैसे तो मैं एड एजेंसी की बैकग्राउंड है मेरी जी, और अखबार पढ़ने का शौक शुरू से रहा है। सुबह के अखबार, चाहे अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, उनको नज़र करनी होती है, उसको देखना होता है। ऐसा क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में जिसने ये सारी चीज़ें की शुरुआत की? क्या वो 24 जून 2017 का मामला था? मोहन साहब, मेरी जो स्टोरी है वो शुरू होती है हाफिज़ जुनैद की ट्रेजिक स्टोरी के साथ। ठीक। हुआ यूँ कि रोज़ के मामूल के मुताबिक मैं सुबह के अखबार देख रहा था, पढ़ रहा था। इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एक स्टोरी नज़र आई। वो मैंने देखा, एक बच्चा, मासूम सा बच्चा, टोपी लगाए हुए और सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए, और हेडलाइन पे नज़र मारी तो बहुत डिस्टर्ब हुआ कि उसकी लिंचिंग हो गई। लिंचिंग हुई हरियाणा की ट्रेन में। जामा मस्जिद से ईद की शॉपिंग करके वो बच्चा लौट रहा था और वो नफ़रत का शिकार हो गया। उसको सबको पता है कैसे लिंचिंग हुई। उस स्टोरी ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया, सोचने पे मजबूर किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह की लिंचिंग, ऐसा नहीं कि पहली लिंचिंग हुई थी, उससे पहले भी लिंचिंग हुई थी, अखलाक की लिंचिंग हुई थी, पहलू खान की लिंचिंग हुई थी, लेकिन 16 साल के बच्चे की भी लिंचिंग होने लगेगी अब। तो अब क्या होगा, कैसा, हम किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क हमारा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो मुझे ये ख्याल आया कि इसका रीज़न एक ही है, मुल्क में बढ़ती हुई नफ़रत का माहौल है। उसी वजह से लिंचिंग हो रही है, बसेस में हो रही है, ट्रेन में हो रही है, और कहीं भी कोई महफूज नहीं है। अब क्या किया जाए? ख्याल आया कि ये वजह क्या है, इसकी रूट कॉज क्या है। तो मैंने पाया कि रूट कॉज एक ही है, बढ़ती हुई नफ़रत का माहौल, और इसका रीज़न है अखबारों में, मीडिया में फेक न्यूज़। बिल्कुल ठीक। हाँ, ख़ास तौर से सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ चलती है वो रीज़न है। तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए, कुछ तो कुछ
करना चाहिए। एक थॉट ही आया कि इस काम को तुम क्या कर पाओगे, क्योंकि फेक न्यूज़ की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। सही बात। लाखों करोड़ों लोग हैं इसमें। आईटी सेल है और कितने वॉलेंटियर्स हैं, कितने पेरोल पे हैं लोग, और तुम अकेले, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम क्या कर पाओगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन साथ ही साथ दूसरा एक पॉजिटिव थॉट आया कि भले ही फेक न्यूज़ की दुनिया बहुत बड़ी हो, लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन एक छोटी सी दुनिया तुम्हारी भी है। बिल्कुल ठीक। जिसमें हर कम्युनिटी के लोग हैं। कम से कम वहाँ से शुरू करो। और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़, तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ तुम्हारा डिटर्मिनेशन, अपने आप से मैंने सवाल किया, तुम्हारा डिटर्मिनेशन। दूसरी चीज़ जो है अखबार, वो सुबह आते ही है। तीसरी चीज़ जो है मोबाइल। इसके अलावा चौथी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल ठीक। और वहीं से मैंने शुरुआत कर दी। वो हाफिज़ जुनैद के लिंचिंग की स्टोरी मैंने 100 लोगों को भेजी। उसके बाद लोगों के रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए, और अगले दिन से मैंने तय किया कि मैं सुबह ठीक 8 बजे करूँगा, रोज़ाना करूँगा। संडे, मंडे, ईद, बकरीद, होली, दिवाली, सारे दिन मेरे एक जैसे होंगे। और वही मैंने किया। 24 जून 2017 से लेके 25 मार्च 2020 तक मैंने 1000 दिन पूरे किए, बगैर विदाउट ए सिंगल डे ब्रेक। ये काम मैं चाहे बम्बई में हूँ, चाहे बेंगलोर में हूँ, चाहे कलकत्ता हूँ, चाहे गोवा हूँ, वहाँ से भी ठीक 8 बजे किया। उसमें 1 सेकंड भी ना आगे ना पीछे। और यूरोप में गया, हमारी एनिवर्सरी थी, 20th एनिवर्सरी थी, तो वहाँ से भी वो एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि टाइम का फ़र्क था। सही बात है, टाइम जोन दोनों के अलग हो जाते हैं, कई घंटों का। लेकिन डिटर्मिनेशन और पैशन के आगे हर चीज़ कोई मायने नहीं रखती। वहाँ से किया लगातार 16 दिन इंडिया टाइम के हिसाब से, ठीक ई-पेपर किए, लेकिन ठीक 8 बजे किया। उसके बाद 2019 में दुबई से भी किया, शारजा से किया जी। तो वो सिलसिला मैं आपको बता रहा था कि जब मैंने 1000 दिन कंप्लीट किए, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। कोविड का ज़माना था, आपको पता है, मार्च 2020। बिल्कुल ठीक। लोग अखबारों को छूते नहीं थे। हाँ, वो डर लगता था कहीं कोरोना कि उसमें कोविड का वायरस तो नहीं है। सही। और उस माहौल में, डर के माहौल में, मैं सारे 2-2 मास्क लगा के चेहरे पे, टेबल पे सैनिटाइज़र रख के, और सारे अखबार में स्कैन पन्ने पलट रहा था, अखबार स्कैन कर रहा था, स्टोरीज़ को क्लिक कर रहा था, उसको एडिट कर रहा था और ब्रॉडकास्ट कर रहा था। ठीक है। आपका तरीका ये है कि आप जो अखबार में खबरें आती हैं उनको फ़ोटोज़ खींचते हैं, फिर उनको क्लिपिंग करके एक फ़ोटोज़ को जो है वो मैं ऐसा करता हूँ, जो घर में आते हैं अखबार, बड़े अखबार, लीडिंग अखबार, जैसे अंग्रेज़ी के इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू जैसे अखबार जी, और इनकलाब, सहारा जैसे अखबार, नवभारत, हिंदुस्तान, उनको मैं स्कैन करता हूँ। एक अखबार में, अंग्रेज़ी के अखबार में 100 से लेकर 125 स्टोरीज़ होती हैं। बिल्कुल ठीक। पहली स्टोरी से लेके आखिरी स्टोरी तक मुझे स्कैन करना होता है, सारी स्टोरी, कोई स्टोरी मिस ना हो जाए। और इस तरह से अगर 20 अखबार भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, वो सारे अखबार जो घर पे आते हैं वो, इसके बाद ई-पेपर जो भी अवेलेबल हैं, PDF, उनको स्कैन करना। घर में जो आते हैं उनको मैं प्रॉपर लाइट में, सामने से लाइट हो और प्रॉपर एंगल, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेरी क्लिप आपको अलग ही नज़र आएगी कि ये कितनी, चाहे पूरे पेज की क्लिप है तो उन सारी चीज़ों की हाँ, पूरी सफ़े की क्लिप ये है, अगर मैंने स्कैन किया है तो उसको पूरा पढ़ सकते हैं आप। पढ़ने में आपको कोई दुश्वारी नहीं होती। आधे पेज की न्यूज़ क्लिप है वो भी पढ़ सकते हैं। तो उसको मैं प्रॉपर एंगल और प्रॉपर लाइट में उसको मैं क्लिक करता हूँ, स्कैन करके क्लिक करता हूँ, उसको फिर मैं क्रॉप करके और रेडी कर ली। इस तरह से 40, 50, 60 क्लिपिंग्स मैंने रेडी की। उसके बाद फिर मैं फर्दर सिलेक्शन करता हूँ। कोई स्टोरी जो इंडियन एक्सप्रेस में आई है वही स्टोरी टाइम्स ऑफ इंडिया में है, तो रिपीट तो नहीं हो रही है, या ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी कौन सी है, वो उसको फिर मैं प्रेफर करता हूँ, बाकी स्टोरी को मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं 8 बजे का इंतज़ार करता हूँ कि पहला ब्रॉडकास्ट। ये काम आपका कब तक हो जाता है? ये काम 11 का और ये सारी चीज़ों का 11, साढ़े 11 बज जाते हैं मुझे। 3-4 घंटे सुबह लगते हैं मेरे काम में, और 3-4 घंटे सारे दिन की जो खबरें हैं, न्यूज़ अपडेट्स, रात 11, साढ़े 11 तक
मतलब पहली खबर के लिए सबसे पहले उठते मोबाइल उठाता हूँ, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, और सोने से पहले देखता हूँ मोबाइल, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, उसके बाद सोता हूँ। सोने से पहले सुबह की तैयारी होती है, सुबह माइंड में चल रहा होता है अलार्म कि सुबह मुझे उठना है 5 बजे। तो ये मामूल पिछले 8 साल से है। और 5 बजे से उठ के आप सबसे पहले अखबारों को छानना सबसे पहले तो मोबाइल में ब्रेकिंग न्यूज़ देखता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टोरीज हैं उनको एक जगह जमा कर लेता हूँ। फिर सुबह के अखबारों का इंतज़ार करता हूँ, 6, 6:15, 6:30, वो जब अखबार आते हैं तो एक एक करके सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस, फिर हिंदुस्तान टाइम्स, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर उर्दू के अखबार, फिर हिंदी के, फिर उनको उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ हैं। आइडिया ये है कि हमारे और आपके इंटरेस्ट की स्टोरीज़ हर तरफ बिखरी हुई हैं। अगला सवाल मेरा यही था कि मतलब वो इतने सारे अखबार में बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, लेकिन आप उनमें से कौन सी चूज करते हैं, उसके पीछे की कहानी क्या होती है? हमेशा हमने, आप जो अखबार पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी का हो, हिंदी, उर्दू, कोई भी हो, उनमें से 100 सवा 100 स्टोरीज आपके काम की नहीं होती हैं, सिर्फ 4, 5, 6 होती हैं। तो आइडिया ये है कि हमारे और आपके इंटरेस्ट की हर अखबार में 2-4 स्टोरीज होती हैं। कुछ स्टोरीज इंडियन एक्सप्रेस में हैं, कुछ एडिटोरियल हैं, कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया में हैं, कुछ हिंदुस्तान टाइम में है, कुछ टेलीग्राफ में है कलकत्ता के, कुछ चंडीगढ़ का ट्रिब्यून है उसमें है, कुछ हैदराबाद का डेक्कन क्रॉनिकल है उसमें है, डेक्कन हेराल्ड में है, कुछ उर्दू में, हिंदी में है। इस तरह से हर जगह स्टोरी 2-4, 6 स्टोरीज होती हैं। उनको एक जगह जमा करना और उसको फिर अपने व्हाट्सएप का जो नेटवर्क है उसको। ब्रॉडकास्ट में कितने लोग हैं अभी फिलहाल, कितने हैं और कहाँ से शुरुआत की थी आपने? शुरुआत 100 से की थी, अब तो कई हज़ार हैं। और इसके अलावा भी फेसबुक है, ट्विटर है, फिर ईमेल क्या के लोगों की रिक्वेस्ट ग्रुप आती है उस ग्रुप में जोड़ने के लिए आपके? हर दिन आती है, मेरे लिए मुश्किल होता है क्योंकि मैं अकेला हूँ। फ्रॉम डे 1 सिंगल हैंडेडली मैंने किया, मेरे पास कोई टीम नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है। नाराज नहीं होती है क्योंकि दिन भर तो आप इसमें उलझे रहते हैं? नाराज होती है, कभी कभी मैनेज भी करना होता है कि अब जैसे हमारी एनिवर्सरी थी 2019 में, तो जब 15th एनिवर्सरी थी तो वाइफ को मैंने वादा किया, लंदन का उनका बड़ा ड्रीम था कि लंदन चलेंगे हम 20th एनिवर्सरी में। चूँकि 2017 में मैंने ये काम शुरू कर दिया, अब ज़ाहिर है वाइफ को कॉम्पनसेट करना है, तो मैंने कहा ठीक है लंदन नहीं, यूरोप, पूरा यूरोप घुमाएंगे। तो वो इस तरह से मैंने कॉम्पनसेट किया। और इसके अलावा ये तो खैर जोक्स अपार्ट, ये वो हमारी वाइफ और बच्चे सब इस काम की अहमियत को समझते हैं। उनको लगता है ये काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, समाजी बेदारी का काम बहुत इम्पोर्टेंट। किस तरह के लोग आपके इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं जिनके पास ये आपका ब्रॉडकास्ट पहुंचता है? पॉलिटिशियंस भी होंगे, हर तरह के लोग हैं। अब जैसे डॉक्टर शशि थरूर साहब हैं जी, महेश भट्ट साहब हैं, नजीब डायरेक्टर नजीब जंग साहब हैं, एस.वाई. कुरैशी साहब हैं, फैज़ान मुस्तफ़ा साहब हैं, प्रोफेसर अपूर्वानंद साहब हैं, वायर के सिद्धार्थ वरदाराजन साहब हैं, कांग्रेस के कई लीडर्स हैं, स्पोक्स पर्सन्स हैं, कई राइटर्स हैं, कई लॉयर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कितने सारे, कई, एक वाइस चांसलर हैं, वो कहते हैं आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन न्यूज़। शशि थरूर साहब, इस तरह की भी खबरें आई कि बहुत सारे लोगों ने आपको ये तक कमेंट किए कि हमारी तो सुबह ही आपकी न्यूज़ से शुरू होती है और हमारा जो दिन का एजेंडा होता है वो तक भी आपकी न्यूज़ से। बिल्कुल, बहुत सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने लिखा, एट टाइम्स यू सेट माय एजेंडा फॉर द डे। ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन सुनने में आया कि आपकी जो है इसकी वजह से तबीयत भी ख़राब हुई। जब देखिए सुबह आपको रोज़ उठना हो, 5 बजे का चैलेंज हो, और पैशन, ऑब्सेशन या एक्सट्रीम पैशन इतना हो कि एक दिन भी इसमें गैप नहीं होना चाहिए, और 8 बजे का मतलब 8 बजे, एक सेकंड भी इधर से उधर ना हो। इस पे आर्टिकल लिखे गए मेरे ऊपर। नुसरत ज़हीर साहब ने इनकलाब में पूरा बड़ा आर्टिकल लिखा, सुबह के ठीक 8 बजे हैं और ना एक सेकंड इधर ना एक सेकंड उधर। तो मेरे लिए जब ये फिक्र हो सुबह की, तो मैं जब अलार्म लगाता हूँ मोबाइल में, 2-3 अलार्म होते हैं, लेकिन एक अलार्म माइंड में चल रहा होता है पहले से। वो अलार्म से पहले ही आँख खुल जाती है। जब कभी होता है 5 बजे का अलार्म है तो मैं 4:30 बजे आँख खुल जाती है कि ये काम करना है, सुबह उठना है। तो ये रोज़ का मामूल है। अब 1000 दिन शुरू के थे, वो तो एक्सट्रीम पैशन था। 8 साल इसको पूरा होने वाले हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरह से इस पूरी जर्नी को आप देख रहे हैं? इस जर्नी को मैंने एंजॉय किया है। चैलेंजेस तो थे, हेल्थ इश्यूज थे, कारोबार पे भी असर पड़ा। जाहिर है आपका फोकस, अगर मैं 6-6 घंटे इस काम में लगाऊंगा
तो सेहत पे भी असर पड़ना है। हाँ, आप Business- बीमार भी हुए हाँ, मैं बीमार 4 बार हॉस्पिटल इमरजेंसी में दौड़ना पड़ा मुझे, होली फैमिली और अपोलो हॉस्पिटल। 5वीं बार 2019 को मैं आईसीयू में जाना पड़ा मुझे अपोलो के, लेकिन कोई चीज़ मुझे रोक नहीं पाई, ना हॉस्पिटल में जाना इमरजेंसी में, ना लेकिन फैमिली। हॉलीडेज पे कैसे करते हैं ये जो, क्योंकि जब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि ईद पे नहीं रुकते, अब ईद पे कई बार ऐसा होता है कि नमाज का टाइम ही वही होता है जो आपके एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि कई बार ऐसा हुआ कि जामिया की मस्जिद में हम पढ़ते हैं ईद की, तो पहली दूसरी जब ईद थी जो शुरू की, तो मुझे लगा अब 8 बजे का टाइम नमाज का टाइम है और 8 बजे का ही मेरा ब्रॉडकास्ट है, तो कैसे होगा। तो मैंने बच्चों को, फैमिली को कहा कि आप अंदर जाओ, मैं बाहर हूँ, और मैंने 7:55 पे बिल्कुल रेडी रखा सारी जो क्लिपिंग्स हैं। अब मुझे बटन दबाना था पहला ब्रॉडकास्ट, क्योंकि मुझे लगा इमाम साहब तो लेट हो सकते हैं 5 मिनट, 4 मिनट, 7 मिनट, मेरा पहला जो ब्रॉडकास्ट है 8 बजे का 1 सेकंड भी ये लेट नहीं हो सकता, आई कैन नॉट अफोर्ड इट। तो मैं बाहर रहा, वो खुतबा चल रहा था, उनका तकरीर चल रही थी इमाम साहब की, और जैसे ही 8 बजे 7:59 हुए और वो टाइम आया, मैंने बटन दबाया और दूसरे मोबाइल में देखा कि हाँ इधर डिलीवर हो रही है, और उसके बाद फिर मैं अंदर गया नमाज़ पढ़ने, सब लोग बैठे हुए थे। तो इसी तरह मेरे लिए सारे दिन एक जैसे हैं, कभी ईद की छुट्टी नहीं की, कभी बकरीद की छुट्टी नहीं, कभी होली दिवाली नहीं, कभी कोई एक्सक्यूज़ नहीं। तो इसको अब यहीं तक महदूद रखना है, आगे की प्लानिंग आपकी क्या है? आगे की प्लानिंग कुछ ख़ास ये है कि कुछ ख़ास नहीं है, मतलब मैं तो चाहता हूँ ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे और कुछ और लोग आएँ और इस काम को आगे बढ़ाएं। मैं भी दायरा ख़बरों से दूर रहना तो मेरे लिए भी मुश्किल है, और अब मैं चाहता हूँ कि न्यूज़ क्लिपिंग थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि उसमें सुबह टाइम बहुत जाता है। सही। लेकिन ये कि जो लिंक्स होते हैं, न्यूज़ लिंक्स होते हैं, न्यूज़ डिजिटल स्टोरीज़ होती हैं, वो मैं इंशाल्लाह करता रहूँगा, आगे भी करता रहूँगा कि इसी तरह से न्यूज़ क्लिपिंग की जगह डिजिटल पर डिजिटल स्टोरीज़ हैं वो मैं करता ही रहूँगा, उसकी तरफ आप बढ़ने वाले हैं। वो करता जी। क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को और अपने मुआशरे को? पैगाम फेक न्यूज़ का भी उसमें एक एजेंडा जो चल रहा है, उसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फेक न्यूज़, हमारे दोस्त हैं महेश भट्ट साहब फिल्म मेकर, उन्होंने एक मरतबा 2003 में जब इराक पे अटैक किया अमेरिका ने, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द वो तोरा बोरा की पहाड़ियों में नहीं, वाइट हाउस में रहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा जो फेक न्यूज़ का सोर्स है वो वाइट हाउस है, वहाँ से निकलती। जब तक के ज़िम्मेदार लोग, चाहे वहाँ दुनिया के ज़िम्मेदार वाइट हाउस पे बैठे हुए, चाहे दूसरे ममालिक के लोग ज़िम्मेदार लोग, वो अगर सच्चाई पे नहीं चलेंगे, उनको सच बात कहनी है, फेक न्यूज़ से दूर नहीं रहेंगे, ना मीडिया दूर रहेगा, ना समाज के लोग रहेंगे। तो पहले जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनको सच बोलना है, बिल्कुल सच, सच के सिवा कुछ नहीं। उसके वो मैसेज समाज तक आता है और समाज में लोग हैं वो भी सच की बात करेंगे। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पढ़ने वाले लोग हैं, हमारी भी जिम्मेदारी। मुझे खुशी होती है, अब तक पिछले 8 साल में 2 लाख से ज़्यादा स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं, न्यूज़ क्लिपिंग्स और स्टोरीज़, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी स्टोरी नहीं हुई जिसमें एक ज़रा सी भी कंट्रोवर्सी हुई या सवाल उठा हो कि ये गलत है। हाँ, ये गलत है, या मैंने रिग्रेट किया हो, मैंने सॉरी बोला हो कि आई एम सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मैं बहुत जल्दी नहीं करता। जैसे स्टोरी आई, मुझे लगा ज़रा सा भी डाउट है इसमें, तो मैं कई जगह चेक करता हूँ, उस सोर्स पे जाता हूँ, ओरिजिनल सोर्स पे, कि वाकई ऐसा हुआ। जबकि जर्नलिज्म की असल कहानी ये है कि व्हेन देयर इज डाउट लिव इज आउट। बिल्कुल। तो उसके बाद मैं शेयर करता हूँ। तो लोगों से भी मैं ये कहूँगा, बच्चों को कहना चाहिए, ख़ासतौर से यूथ को, कि एक न्यूज़ सेंस होता है। जब अखबार पढ़ते हैं हम, तो अखबार के बीच में जो है ना, कुछ बात कही जाती है और कोई ऐसी बात होती है जो नहीं कही जाती। जो न्यूज़ सेंस है अगर, तो अखबार के जो लाइनों के बीच की लाइन है ना, वो भी पढ़ लें, जो जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। सही, तभी आप समझ पाएंगे कौन सी न्यूज़ रिलायबल है, ऑथेंटिक है, और कौन सी न्यूज़ स्टोरी फेक है। फेक स्टोरीज़ को आप बिल्कुल हरगिज़ जो है शेयर ना करें, और चेक करें, उसके बाद आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे समाज और मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है तो ये फेक स्टोरीज़ हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया शफीकुल हसन साहब, आप बहुत अपना कीमती वक्त देने के लिए हमें। शुक्रिया। और मुझे लगता है कि यूथ जो है वो इंस्पायर्ड होगा इन सारी चीज़ों से, और अगर आप डिजिटल पे आएँ तो कुछ इस तरह से कीजिए कि यूथ भी आपके साथ इसमें जुड़ सके और आपका कारवा ऐसे ही बढ़ता रहे। मैं यही दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू।